Yes, hello students. We are going to start chapter 3, motion in a straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। ऐसा मोशन जो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही होती है उसको हम स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हुई बॉडी बोल देते हैं, और उसके मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, राइट। इस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की, जो कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसमें हम स्पेशली डील करते हैं ऐसी बॉडीज को, ऐसे मटेरियलिस्टिक बॉडीज को, ऑब्जेक्ट्स को, जो कि सिर्फ और सिर्फ दो एग्जिस्टिंग स्टेट में हो सकते हैं, इधर इन रेस्ट और इन मोशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इस समय सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स को अगर हम स्पेशली डिस्कस करें तो इसमें स्पेशली हमारे पास क्या चीज आएगी? सबसे पहले आती है स्टैटिक्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड नंबर 3 डायनामिक्स, राइट। दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो हम लोग यहाँ पर डिटेल में इस समय डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिक्स क्या हुआ? स्टैटिक्स एक वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स हुआ जिसमें हम स्पेशली डील करते हैं, ये स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि स्टैटिक स्टेट में होते हैं। स्टैटिक मींस रेस्ट स्टेट में होते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। जो बॉडीज रुकी हुई होती हैं उन बॉडीज को हम स्टैटिक स्टेट में बोलते हैं, यानी कि वो रेस्ट में होती हैं, या फिर एक और वर्ड उनके लिए हम यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी हम इसमें ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी कि मैकेनिक्स बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम स्पेशली स्टडी करते हैं या डील करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि मोशन में होते हैं, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का कारण क्या है वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जो बॉडीज मोशन में है उनसे डील या डिस्कस करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में भी हम लोग मूव करती हुई बॉडीज के मोशन के बारे में ही डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का मतलब फिजिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में तो होते हैं, लेकिन साथ में हम उनके कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं, यानी उनके पीछे मेन रीजन क्या होता है। तो जो हम इस समय मोशन चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, राइट, वो मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच हुआ। आइए डिस्कस करते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या होता है? एज यू नो, आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसको स्टडी करके आए हैं कि रेस्ट कंडीशन क्या हो सकती है। देखिए, रेस्ट कंडीशन वो होती है जब बॉडी किसी एक जगह पर रुकी हुई होती है परमानेंटली, और वहां पर वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, right, with respect to its surroundings, आप ये यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, और sometime we say with respect to time। लेकिन सराउंडिंग्स का कैसे हिसाब है? से फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टेबल है जो वो एक रूम में रखी है, और उस टेबल के ऊपर भी एक बुक रखी हुई है। तो टेबल कहीं मूव नहीं कर रही है और बुक भी कहीं मूव नहीं कर रही है, तो इट मींस बुक इज एट रेस्ट ऑन अ टेबल या लाइंग ऑन अ टेबल। आप इसको बिल्कुल फुली रेस्ट स्टेट कहेंगे उसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। इन केस अगर हम टेबल की भी बात करें तो वो भी उस रूम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही है, राइट। तो इस तरह से हम सराउंडिंग्स की चीजों के हिसाब से, अगर कोई एक बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इट मींस वो रेस्ट स्टेट में। बट व्हाट इन केस if body is moving, यानी body changes its position with respect to surroundings, तो ऐसी कंडीशन में जब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि सराउंडिंग के हिसाब से वो बॉडी मोशन में है, राइट। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन में ये टर्म आएगा कि आप लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in the state of motion, in the condition of motion, if it changes its position with respect to surroundings। with respect to word का यहाँ पर मीनिंग है के हिसाब से।
किसके हिसाब से? सराउंडिंग। सराउंडिंग्स का मतलब जो आसपास के हमारे ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, यानी जो चीजें हम अपने सराउंडिंग्स में देख पा रहे हैं, राइट, उनके हिसाब से हम किस तरह से मोशन में इनको बता सकते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो इस तरह से आप सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और ये चीज हमारे मोशन और रेस्ट को, कंडीशन को, दोनों को क्लियर करती है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो जस्ट एक पॉइंट है, ये चीज का ख्याल करिएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो हम सिर्फ इतना नहीं कि वो सिर्फ जस्ट एक पॉइंट है, इसको सिर्फ एक पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसके सामने इसकी कंपैरिजन की जाएगी किसी एक बड़े साइज के उसके सराउंडिंग्स ऑब्जेक्ट के हिसाब से फॉर एग्जांपल कई बार उसको साइज के हिसाब से, उसके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, इस तरह से सराउंडिंग से कंपेयर किया जाता है। से फॉर एग्जांपल मूविंग बॉडीज है, तो मूविंग बॉडीज के अंदर बहुत ज्यादा कई बार ग्रेटर चेंजेस आ जाते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, इन इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन रनिंग है और चल रही है और वो मूव कर रही है इन केस वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन? जो इतना शॉर्ट लेंथ मानी जाएगी ट्रेन की, तो ट्रेन की लेंथ भी उस बड़े डिस्टेंस के सामने क्या है? एक छोटा सा डिस्टेंस है। तो उस छोटे से डिस्टेंस को भी हम इसकी कंपैरिजन में क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि अनबिलीवेबल जैसा हुआ। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रूम में एक आंट यानी कि चींटी चल रही है, तो उस रूम के फ्लोर का जितना लेंथ है या जितना उसका फ्लोर एरिया हुआ, उसके सामने चींटी बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो हम चींटी को, आंट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा समझ सकते हैं। ऐसे ही आप कंपैरिजन कर रहे थे अभी अभी ट्रेन और कश्मीर टू कन्याकुमारी के डिस्टेंस को। तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर किसी डिस्टेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, राइट, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इफ द position of an object changes by the distance much greater than its own size, यानी कि ट्रेन का जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा था और टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो इसीलिए हमने ट्रेन को इतने बड़े डिस्टेंस के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना। आई होप इट इज क्लियर, राइट। उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट जो है कभी कभी वो एक रिगार्डिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, और इस तरीके से हम उसको रोटेशनल, वाइब्रेशन, मोशन वगैरह सब चीज उसकी इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल आपका यहाँ पर ट्रेन वाला ऑलरेडी आपके पास मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप इसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास ये चीजें नोट्स पीडीएफ के रूप में कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है वन डायमेंशनल मोशन। लिसन केयरफुली, वन डायमेंशनल मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस समय डायमेंशनल मोशंस, है ना, टाइप ऑफ डायमेंशनल मोशन। देखिए डायमेंशनली हम देखें तो मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लिसन केयरफुली, हम इसको बोल सकते हैं 1D, 2D एंड 3D। D मीन्स डायमेंशन, यानी कि 1 डायमेंशन में होना, 2 डायमेंशन में होना, 3 डायमेंशन में होना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये 3 एक्सिस है, आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। Say for example, it is X, this one is Y, and this is Z. All the 3 are mutually perpendicular to one another. इस तरह से तीनों आपस में 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक ए कॉर्नर ऑफ द रूम। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉर्नर से एक फ्लोर पर ये जा रही है लाइन, एक ये जा रही है, एक एक्सिस, और एक एक्सिस ऊपर जा रही है वॉल से मैच करती हुई। तो 3 प्लेन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और 3 ऐसे नेगेटिव वाले होंगे, टोटल 6। तो हम लोग जब इन 3 में से किसी एक डायमेंशन की बात करते हैं, किसी एक एक्सिस के ऊपर मोशन को ले रहे होते हैं, तो इन दैट कंडीशन हमारा वो मोशन क्या कहलाता है? वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1D when only one out of the 3 coordinates are specifying the position of the object। 3 में से एक कोऑर्डिनेट अगर उसकी पोजीशन को बता रहा है, जैसे x is equal to 1, तो इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर सिर्फ वो 1 पोजीशन पर है, तो इट मींस एक कोऑर्डिनेट से काम चल रहा है और वो मोशन स्पेसिफाई हो रहा है, तो इट मींस वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। 1 मीटर है, अभी 2 मीटर है, 3 मीटर है, ऐसे मूव कर रहा है। से फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ट्रेन इन ए
स्ट्रेट लाइन ट्रैक। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी। कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ड्रॉप की है, थ्रो की गई, तो इट मींस वो अलॉन्ग ग्रेविटी ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो ये दोनों ही मोशंस हमारे किस तरह के मोशन माने जाते हैं, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर काउंट होते हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ कम टू द टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में हम तीन में से दो डायमेंशन का यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। से फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट यूज करते हैं ना, x, y, इस तरह से एक्सिस के ऊपर हमने दो कोऑर्डिनेट यूज कर लिए, यानी कि वो दो एक्सिस के मोशंस की स्पेसिफाई कर रही है, दो डायमेंशंस को कवर कर रही है। जैसे मोशन ऑफ ए प्लैनेट, अब प्लैनेट कैसे कैसे मूव कर रहा है, प्लैनेट सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है, यानी कि वो एक एरिया कवर कर रहा है, एरिया स्वाइप कर रहा है, इस तरह से गोल घूम के जा रहा है, एरिया स्वाइप कर रहा है। तो यानी कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्किल है, और सर्किल का ऑलवेज एरिया होगा, इट मींस वो टू डायमेंशनल हुआ। जैसे कार है, कार स्ट्रेट लाइन पर जा सकती थी, बट स्ट्रेट लाइन पे ऐसे ऐसे जिगजैग करते हुए जा रही है। एक बाइक वाला जा रहा है, जिगजैग करते हुए जा रहा है। तो इट मींस इस तरह के जो मोशन हुए, वो मोशन स्पेशली हमारे ऐसे मोशन हुए जो कि टू डायमेंशंस को, टू कोऑर्डिनेट्स को आउट ऑफ द थ्री कवर करते हैं। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन कैसा होगा, ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करने वाला मोशन है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग को तीन के तीन कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ हवा में इस जगह पर क्या है मेरे पास, इस पॉइंट पर यहाँ पर सपोज करो कोई क्या है, कोई समय हाउस फ्लाई उड़ रही है, मॉस्किटो उड़ रहा है, तो मुझे स्पेस में यहाँ हवा में इस जगह पर मुझे इसकी पोजीशन को बताने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे अपने पास की दोनों कॉर्नर्स के साथ वाली जो दोनों वॉल्स हैं उनसे इनका डिस्टेंस चाहिए, और एटलीस्ट मुझे नीचे फ्लोर से या ऊपर सीलिंग से एक इसका हाइट या डिस्टेंस चाहिए। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करने के लिए कम से कम तीन जगह से पोजीशन बतानी होगी, है ना, और मुझे इसको स्पेसिफाई करना होगा। तो इस तरह से जो भी ऐसे बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में, तो इस तरह से आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं कंडीशन। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ, है ना, यहाँ इस जगह पर कोई बॉडी है, आपको उसे उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। तो आप इस तरह से उसकी पोजीशन को इजीली स्पेसिफाई कर पाएंगे, जैसे क्यूबॉइडल शेप में आ जाती है, राइट। तो इस तरह से आपको उसे स्पेसिफाई करने में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आप उसको इजीली इस तरीके से जो है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर है वो बॉडी, तो आप तीनों एक्सिस से डिस्टेंसेस ले सकते हैं, तीनों एक्सिस से आप कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंसेस लेकर के उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से आप उसकी मोशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अब कोई काइट फ्लाई कर रही है ना, काइट फ्लाई कर रही है डे टाइम में, मतलब उसमें विंडी डे में, तो उस तरह से क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक अपने आप में एक मोशन को बताता है। मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्पेस, वो भी यही होता है। तो इस तरह से मान लीजिए ये कोई काइट है जो हवा में उड़ रही है, या एरोप्लेन है जो स्पेस में उड़ रहा है, या कोई हाउस फ्लाई मॉस्किटो का एग्जांपल है वो उड़ रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर किए हैं, वो क्या होंगे, आपके थ्री डायमेंशंस को बताने वाले एग्जांपल्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्टेंस क्या होता है। यू नो डिस्टेंस को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। डिस्टेंस को बताने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्लास 9th में 10th में आप पढ़ के आए हैं। से फॉर एग्जांपल एक स्टेशन पॉइंट है ए, ओके, फिर एक पॉइंट हुआ सपोज करो बी, आपको इस यहाँ तक जाने के लिए इस तरह का कोई एक ऐसे कर्व शेप में कोई पाथ दिया गया और यहाँ पर आप पहुंच गए। सपोज करो आपको यहाँ पर चलने के लिए टोटल 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, है ना, आपने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू फ्रॉम ए टू बी, ये आपका ए टू बी आ गया। अब अगर मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट था, जर्नी का इनिशियल पॉइंट था आपका, या इनिशियल पोजीशन था, एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन ऑफ द जर्नी। तो इन दैट केस आप इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, आपका ये जो चला गया टोटल पाथ था, आपने जो पाथ लेंथ कवर किया, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आप यहाँ पर ट्रेवल्ड कर लीजिएगा इसको, राइट, traveled by path traveled by the body between the initial and the final position, इस टाइप से। बट इन केस अगर आप कोई शॉर्टकट रास्ता ऐसे ढूंढ लेते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट होना चाहिए एक तो वो,
कहीं पर भी बीच में कोई इंटरप्शन नहीं। सेकंड उसका फीचर होना चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटे से छोटा, जैसे बाय एयर चले गए हो एकदम सीधा स्ट्रेट, ये बाय रोड जाने वाले, तो सपोज करो आपको सिर्फ यहाँ पर चलने में 700 मीटर चलना पड़ा, ऐसा हो जाता है, तो शॉर्ट हो जाता है, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। एक सबसे बड़ी खास बात, अब इस समय जब बॉडी यहाँ पर है मान लीजिए, तो उसकी डायरेक्शन सपोज करो इस कर्व के अलोंग ये है, फिर जिस समय बॉडी यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन इसको कर्व को टच करने वाली टेंजेंट के अलोंग ये है, जिस समय बॉडी यहाँ पर है तो कर्व के अलोंग टेंजेंट को टच करने वाली ये, और जिस समय यहाँ पर है तो कर्व को टच करने वाली डायरेक्शन ये, जब बॉडी यहाँ पहुंचती है तो ये, इट मींस यहाँ पर डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड, सो कांट स्पेसिफाई, आप नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, इट मींस यहाँ पर डायरेक्शन भी है प्लस कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू भी है, तो इट मींस आप इस तरह के एग्जाम्पल को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, आप इसको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का नेम लेंगे, और ये क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुआ, राइट। इस तरह से आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करते हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, क्लियर हो गया। वन मोर थिंग इज देयर, some important properties are there for distance and displacement which we can discuss here with details। जैसे अब डिस्टेंस हमेशा चले गए डिस्टेंस पाथ कवर के लिए हमेशा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है वो एक तो या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन कभी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, और ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं यूनिट की, यूनिट क्या होती है दोनों की, ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और अगर लार्जर स्केल पर देखें कमर्शियल लेवल पे तो किलोमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन वो सीजीएस या एसआई में से किसी में नहीं होगा, वो कमर्शियल में आएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सारे पॉइंट्स आप क्लास 9 में 10th में भी करके आए हैं। डिस्प्लेसमेंट हैज द यूनिट ऑफ द लेंथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड या टेकन, है ना, बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना, इनिशियल से फाइनल की ओर होती है डायरेक्शन, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है, वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब कब इक्वल हो सकता है मैं ये भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, लिसन केयरफुली। मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, वही पाथ जैसे अभी दिखाया गया, आप ए से बी जा रहे हैं, ये बी, ओके, आपसे पूछा गया भाई आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज आपने बोला 700 मीटर, तो क्या ये आपका डिस्टेंस है, यस ये डिस्टेंस है बिल्कुल, क्योंकि आपने इसको कवर किया है, तो सही बात है, ये डिस्टेंस कवर्ड है। अब आपसे पूछा जाए भाई एक बात बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, क्या हम डिस्प्लेसमेंट अब इस केस में ले पाएंगे, तो आपका आंसर होगा यस। एक्चुअली यस क्यों होगा, क्योंकि इसी पाथ पर बॉडी गई है स्ट्रेट लाइन पे, कार जा रही है स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करती जा रही है, कार नहीं जा रही किसी और पाथ से, सीधा जा रहा है, तो इट मींस अब क्या हम इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं, बिल्कुल इक्वल बताएंगे, ये वाला भी 700 मीटर, यानी कि ये कंडीशन वो कंडीशन होगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कब, जब इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ जर्नी इज सेम, तो दोनों डायरेक्शन भी डायरेक्शन, लेकिन आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में बताएंगे, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस के केस में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, क्योंकि हम इसको स्केलर के रूप में कंसीडर करते हैं, राइट, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग के पास देखिए वो नेक्स्ट इसमें क्या है, स्पीड। क्या होती है स्पीड, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड, एंड इट इज ऑलवेज given by this formula, speed is equal to distance traveled by the time। अब बात करते हैं स्पीड की यूनिट क्या होती है, listen carefully, यूनिट ऑफ स्पीड जो आप लेते हैं
वो जनरली हम ऐसा यूनिट जो लेते हैं वो होती है मीटर। ओके, सिंबल होता है एम। बट अगर हम सीजीएस यूनिट लेते हैं यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये तो एमकेएस सिस्टम में आ जाती है, ये मीटर वाली यूनिट। तो इस कंडीशन में ये सेंटीमीटर सॉरी ये मीटर पर सेकंड और ये सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। मतलब कि स्पीड की जो यूनिट है ना, वो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, राइट। लेकिन अगर हम कमर्शियल में जाएं, लार्जर स्केल में जाएं, है ना, या लार्जर यूनिट्स सिस्टम में जाएं, जो लार्जर यूनिट बड़े डिस्टेंसेस को मेजर में यूज की जाती है, तो वहां पर हम किलोमीटर पर आवर भी लेते हैं, और हम एक कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कन्वर्जन होता है, यस लिसन केयरफुली, 1 किलोमीटर पर आवर is equal to 5/18 meter per second. How do we get this? 1 kilometer per hour is equal to 1000 meter, and 1 hour is 60 into 60 seconds. ये zeros cancel अगर हो जाती हैं, then you get only 10/36. So finally you get 5/18. तो दिस हाउ यू गेट 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर कन्वर्जन की बात की जाए तो 1 किलोमीटर पर आवर, सिंपली किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी उल्टा अगर हम देखते हैं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी क्या होती है, एक लार्जर यूनिट है, मैं यहाँ पर भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। और सीजीएस यूनिट के अंदर हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी, और एमकेएस ऐसा यूनिट सिस्टम में मीटर पर सेकंड आएगा। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, और कन्वर्जन आप करते भी आ रहे हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम वेलोसिटी में भी ये यूनिट्स लेते हैं जो स्पीड के लिए लेते हैं, राइट। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज द डायमेंशंस। आप डायमेंशंस में देखिए क्या है, डायमेंशंस हम लेते हैं m0 l0 t माइनस, राइट। इस तरीके से हम इसके डायमेंशंस को ले सकते हैं इजीली। और डायमेंशंस हम लोग अगर वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए दोनों की कॉमन होती है ना। कैसे स्पीड की डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, राइट। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस हो या लेंथ हो, कोई भी हो, एल होगी ऑलवेज, और टाइम होगा टी। सो इन दैट केस एल टी माइनस 1 विल बी द डायमेंशन, और आप इसको m0 l1 t माइनस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल डायमेंशन, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, लिसन केयरफुली। यूनिफॉर्म स्पीड एक वो स्पीड है जिसमें हम मूविंग बॉडीज के बारे में बात करते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो इन दैट केस वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। जबकि यहाँ पर जो हम टाइम इंटरवल लेते हैं वो स्मॉल से स्मॉल भी हो सकता है, राइट। अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल में, तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस के केस में क्या होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म को आप क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको कांस्टेंट स्पीड मोशन भी कह सकते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड एक वो स्पीड है जब बॉडी बार बार अपनी वेलोसिटी को किसी भी एक पर्टिकुलर जर्नी में चेंज कर रही है। सपोज अब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कोई बॉडी जा रही है, राइट। और स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हुई बॉडी सपोज ए पॉइंट से सिर्फ बी पॉइंट की ओर ही जा रही है, बट वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए जा रही है। इस जगह पर उसकी स्पीड सपोज करो कुछ और थी, यहाँ पर उसने अपनी स्पीड को चेंज किया, फिर यहाँ पर फिर से चेंज किया, यहाँ पर फिर से चेंज किया, यानी कि वो अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में कवर कर रही है, स्पीड बार बार चेंज कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जर्नी का डिस्टेंस ले लेते हैं, टोटल जर्नी का टाइम ले लेते हैं। टोटल तो डिस्टेंस ऐड कर देते हैं, टोटल टाइम ऐड कर देते हैं,
और उसको डिवाइड कर देते हैं। सो द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इन जर्नी। इस तरह से हम लोग इसको बता देते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कमिंग फॉर यू। जब तक तो बेसिक चीजें चल रही थी जो आप प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं। नाउ इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए यूज की गई स्पीड है, जो कि स्मॉल से स्मॉल, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए भी आप निकाल सकते हैं। और इस चीज को हम कैसे करते हैं, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में भी वहां पर समझ चुके हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट of the path is called instantaneous speed of the body, right? अब जनरली इसको कैसे डिनोट करते हैं? जनरली हम जो स्पीड है उसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बताते हैं, इंटरवल। लेकिन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जा रही है और वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पे जा रही है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट वर्ड का मीनिंग ये होता है बहुत छोटा, क्षणिक। हिंदी में कहते हैं इसको क्षणिक, यानी क्षण भर, पल भर, बहुत छोटा पल। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है, एक लिमिट आ जाती है। क्या लिमिट होती है? लिमिटेशन है डेल टी टेंड्स टू जीरो। ये जो एरो का साइन बना है, ये एरो शो कर रहा है कि डेल टी जो है वो अप्रोचिंग टू जीरो है, यानी कि जीरो की ओर बढ़ रही है और जीरो होने वाली है, लेकिन जीरो एग्जैक्टली है नहीं। तो फॉर द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हम बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे स्पीड को लेकर, इंस्टेंट स्पीड, वो हमारी डेरिवेटिव dx बाई dt के थ्रू हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें ये लिमिट यूज नहीं करते हैं तो इन दैट केस आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये लिमिट यूज करते हैं तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कंसिडर हो जाएगा। ऑलवेज टेक, मतलब कीप इट इन माइंड, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी टर्म आप बहुत अच्छे जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, क्लियर कर रखा है आपने। सेम यूनिट यूज करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, डायमेंशंस आर सेम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी हम लोग यहाँ पर एक ही चीज डिस्कस करते हैं, वहां पर इक्वल डिस्टेंसेस बोला है हमने, यहाँ पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। उसके बाद वेरिएबल कंडीशन आ जाती है, राइट। वेरिएबल कंडीशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं, मूविंग है और उसमें जो स्पीड हो रही है उसकी वो चेंज हो रही है। कैसे हो रही है स्पीड? चेंज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। और कांस्टेंट स्पीड ना होने की कंडीशन में जब बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि विद टाइम वेलोसिटी चेंज होने की वजह से अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, ये एक वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जैसे पीछे हमने पढ़ा स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल हम इसी पैटर्न पे लेंगे, रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल। और इसमें हम बस ये ध्यान रखते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट अभी पीछे हमने डिस्कस किया, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल मान लीजिए किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये नहीं कि आपको पूरी जर्नी का निकालना होता है। अगर मान लीजिए आपको पूरी जर्नी इस तरह से दी हुई है, सपोज करो ए पॉइंट से बॉडी बी पॉइंट पे जा रही है, फिर बी पॉइंट से सी पर पहुंची, पता लगा आपको यहाँ का टाइम इंटरवल अलग गिवन है, यहाँ का अलग गिवन है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको बिटवीन ए एंड बी पूछा है केवल, तो आप सिर्फ इतने के लिए ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंगे और टाइम इंटरवल भी इतने का लेंगे। इन केस अगर आगे तक की जर्नी का पूछा है तो यहाँ तक, यानी आप टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करेंगे या एज्यूम करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टर्म में आते हैं। यस, नेक्स्ट हमारे पास होगा, इसको हम डेल एक्स बाई डेल टी से कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम पैटर्न इज देयर, ओनली वन थिंग इज डिफरेंट, आपको यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी शो करनी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है, लिसन केयरफुली। वेक्टर के अंदर क्योंकि डायरेक्शन होती है तो आई मस्ट क्लियर यू हियर कि ये जो हम इस तरह से मैंने जो एरो बनाया है, इस एरो में दो चीजें हैं बच्चों, मैं यहाँ पर एक बार और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। एरो में एक तो आप देख रहे हैं ये टेल पार्ट है, एक इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसका हेड पार्ट है। ओके, एरो हेड बोल सकते हैं आप इसको, एरो हेड। ओके, दिस इज एरो टेल। तो दिस टेल पार्ट शो मैग्नीट्यूड ओनली, कि वो कितना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड है या क्या है कंपैरिजन पर्पस से, एंड दिस हेड पार्ट शो डायरेक्शन।
तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज करो मैं एक सिंबल ले रहा हूँ x, ओके, तो मैं इस x सिंबल को वेक्टर में कैसे शो करूंगा? ये तो नॉर्मल डिस्टेंस की तरह शो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ये जो मैंने एरो का साइन आपको अभी भी बोला है, इस तरह से जो एरो बनाया है, मैं इस x के ऊपर ऐसे क्वांटिटी पे छोटा सा इस तरह से एरो हेड बना दूंगा ऊपर की ओर। तो समझ लीजिए अब ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं रहा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर कहीं पर ऐसे x लिखा हुआ मिलता है तो इट मींस वो डिस्टेंस है, क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर इस तरह से एरो नहीं बना हुआ। तो ये इसको डिफरेंशिएट करने का मेथड है। तो इतना सा डिफरेंस होगा सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसमें, कि हम लोग यहाँ पर शो करेंगे v वेक्टर, इसको बोलते हैं v वेक्टर, बोलने में प्रोनाउंस करने में इसको v वेक्टर बोलेंगे, सिर्फ v नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर डेल x v वेक्टर और ये dx वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोटेशन और सिंबल फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दीज आर द पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। अच्छे से वीडियोस को एक बार अच्छे से रिज्यूम करके देखिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।